इस सवाल के साथ कि दूसरे चरण में जो मतदान हो रहा है वो अगर कम है तो क्या मतलब और अगर कहीं ज्यादा है तो उसका क्या मतलब। दूसरे चरण का चुनाव किन मुद्दों पर टिका हुआ है यह समझने की कोशिश करेंगे। आज डिबेट लाइव में एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मनोज गैरोला जी, आप एडिटर इन चीफ है न्यूज नेशन नेटवर्क के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा जुड़ रहे हैं, जो लगातार लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी को कवर करते आ रहे हैं। हमारे एक और सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो एक लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी को कवर कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मनोज सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, ये जो पहला चरण और दूसरा चरण 35% लोकसभा सीट, किस तरीके से आप एनालाइज कर रहे हैं सर इन दोनों चरणों के चुनाव को? देखिए, ऐसा है कि पहले चरण में जो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ था। वो पिछली बारी के मुकाबले 2019 के मुकाबले 7 से 8% के बीच के करीब वोटिंग परसेंटेज कम था। तो मेरे को लगता है कि वो देखते हुए फेज़ 1 के बाद बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया और एक नया मुद्दा वो लोग लेकर आ गए। तो वो मुद्दा आपने ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में जब भाषण दिया कि ये कांग्रेस वाले या इंडी वाले आपकी जो संपत्ति है वो लेंगे और लेने के बाद उन लोगों में बांटेंगे जिनके की बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद से पूरा इलेक्शन का एक डायरेक्शन चेंज हो गया और ये बात उन्होंने सबसे पहले राजस्थान में बोली। और राजस्थान में आपने देखा होगा कि उनकी स्पीच कहीं ज़्यादा शार्प थी। या राजस्थान में बाकी भी जो नेता गए, योगी जी जब वहाँ गए तो उनकी भी जो स्पीच थी वो काफ़ी शार्प थी। तो अब देखिए अनुराग, एक डेटा मैं आपको देता हूँ कि 3 बजे के पिछले फेज़ 1 में 3 बजे तक राजस्थान में 41% वोट पड़ा था और इस बारी का जो आंकड़ा आया है 3 बजे का वो है 50% वोट। तो ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी का जो एक मकसद था कि उनका वोट बैंक बाहर निकले, तो हो सकता है कि वो इस मकसद में कुछ हद तक आप कह रहे हैं 9% बढ़ गया 2019 के मुकाबले। 8% नहीं, 2019 के मुकाबले नहीं जी फेज 1 के मुकाबले। फेज 1 में 3 बजे तक 41%, मैं सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास सिर्फ राजस्थान का ही डेटा है। 3 बजे तक फेज 1 में राजस्थान में 41% के करीब वोटिंग हुई थी और इस बारी जो वोटिंग है फेज 2 में वो 50% हो चुकी है। और आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि ऐसे होता है कि जो लोकल सीट्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। कुछ सीटों में वोटिंग परसेंटेज पहले ही अगर मतलब कि कुछ में ट्रेडिशनली ज़्यादा वोट पड़ते हैं और कुछ में कम वोट पड़ते हैं, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन मोटा मोटा हमें कह सकते हैं कि थोड़ा वोटर बाहर निकला है 3 बजे तक का आंकड़ा देख के। असली बात तो शाम को जब 7-8 बजे जब इलेक्शन कमीशन के फिगर आएंगे उसी समय हमको मालूम चलेगा। बिल्कुल सर, जो आप आंकड़े बता रहे हैं वो मैं जरा दर्शकों को भी जानकारी दे दूं कि राजस्थान में बाड़मेर में 2019 में लगभग 73% मतदान हुआ था। आज दोपहर 3 बजे तक लगभग 60% मतदान हो चुका है। उदयपुर में 2019 में 70% मतदान हुआ था, 51% मतदान हुआ है अभी तक। लेकिन बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ये 2 ऐसी सीट हैं जहां पर मतदान 60% के आसपास हो चुका है दोपहर 3 बजे तक 2019 के मुकाबले। एनके सर, जो बात मनोज सर ने कही अभी कि देखिए पहले फेज के मुकाबले दूसरे फेज में भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति के तहत काम किया, ऐसा लगता है कि वो क्लिक कर गई। दोपहर 3 बजे तक राजस्थान के पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में अगर वोट प्रतिशत 8-9% बढ़ रहा है तो आपको लगता है कि वो बीजेपी की उसी रणनीति का असर है? एनके सर। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा था कि अगर मुझसे आप पहले बुलवाते तो एग्जैक्टली यही कहता जो मनोज जी कह रहे हैं जी। ये देखिए ये पिच बदला है। पहले फेज के बाद से बहुत शार्पेंड हुआ है और उसमें कम्युनल फैक्टर, और आप जानते हैं जिस तरह इनहेरिटेंस का लेके सैम पित्रोदा का स्टेटमेंट आया, उसके बाद मोदी जी ने टेक ऑफ कर लिया इसके साथ और पूरे बीजेपी ने कर लिया। उसके बाद फिर गरीबों का लूट के ये दे देंगे किसी कम्युनिटी को और आपका सुहाग ले लेंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे वगैरह वगैरह। तो अगर इसने मुतासिर किया है वोटर को तो ये संभव है कि कुछ हाई टर्नआउट स्टेट्स होते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हाई टर्नआउट स्टेट है तो वहां पे तो अलग है, लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखेंगे अगर सेकेंड फेज में 2019 के कंपैरेटिवली अभी भी कम हुआ है तो इन मुद्दों का असर नहीं है। लेकिन अगर बढ़ गया है
जैसा कि फर्स्ट फेज में कब हुआ था, जी। तो अगर वैसी कभी अभी भी रही तो ये सही है कि मुद्दों का असर नहीं है, लेकिन अगर ये बढ़ गया है तो बिल्कुल सही है कि बीजेपी सक्सेसफुल होगी, क्योंकि मुद्दे को हाईलाइट करने में बीजेपी का अपना मुकाबला नहीं है। उन्होंने बहुत ही शार्पेंड तरीके से, बहुत तेज रफ्तार से इसको अटैक किया है, और मुझे लगता है उसका काउंटर कांग्रेस उस तरह नहीं कर पाई। राहुल सर, ये जो पहले 2 चरण हैं, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है सर? क्योंकि इन 2 चरणों में तमिलनाडु खत्म हो चुका है, जहां सबसे ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को है, उसके सहयोगी अलायंस को है। केरल खत्म हो चुका है, जहां पर सबसे ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को है बीजेपी के मुकाबले। राजस्थान में बीजेपी मानकर चल रही है कि इस बार हम डेंट कर देंगे, राजस्थान का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अगर बाकी पूर्वोत्तर के राज्य और उत्तराखंड को छोड़ दें तो? राहुल सर। अनुराग, इन प्रदेशों के साथ आप इसमें कर्नाटक को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि कर्नाटक में तो अभी सरकार बनी है, आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार है, और पिछली बार वहां भी बीजेपी को एक तरफा जो पूरी थोक में वोट, पूरी सीटें मिली थी, तो वहां पर कांग्रेस की उम्मीदें इन सभी राज्यों के साथ साथ कर्नाटक से भी हैं और अच्छी खासी हैं। तो ये और अब आज पूरा ये हो जाएगा, और केरल तो हम जानते ही हैं, तो अब देखना होगा। लेकिन ये एक बात तय है कि पहले चरण में जब वोट कम हुआ तो उससे बीजेपी ने 2 काम किए हैं। एक तो प्रधानमंत्री ने अपनी रणनीति बदली है, प्रचार के बिंदु बदले हैं, और बिल्कुल शुद्ध हिंदू मुस्लिम वाला एक मुद्दा उन्होंने शुरू किया है, जिस पर वो लगातार कायम है, आज भी कायम है। और उसके बाद कांग्रेस के मैनिफेस्टो से एक चीज जो उसमें थी ही नहीं, वो वितरण की बात की है, आपकी संपत्ति छीनकर बांट देंगे लोगों में। ये 2 मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और लगातार वो इस पर बने हुए हैं, और लगातार वो आक्रामक हैं और हावी हैं कांग्रेस के ऊपर, तो कांग्रेस उसका कोई जवाब दे नहीं पा रही है ठीक से, प्रभावी ढंग से। दूसरा हिस्सा इसका ये है कि बीजेपी का जो अपना संगठन है कार्यकर्ताओं का, वो बूथ के स्तर तक जाकर वो हमेशा से मजबूत रहा है। मुझे लगता है कि पिछले चरण के बाद उसको थोड़ा ज्यादा सक्रिय किया गया है, उसमें ऊर्जा भरी गई है, और जो कमी रह गई उसको इस बार पूरा कर लिया जाए, ये पूरी कोशिश संगठन की ओर से बीजेपी ने की है। ठीक है, विकास चंद्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार बीजेपी को कवर करते हैं। विकास, बीजेपी कैसे आकलन कर रही है इन 2 चरणों को, वो मैं आपसे समझूंगा, लेकिन इस वक्त आप मेरठ में हैं। मेरठ की सीट पर भी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। मतदान का प्रतिशत अमरोहा के बाद दूसरे नंबर पर मेरठ में था, जहां से आप आए। इस वक्त आप गाजियाबाद में, लेकिन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी लोकसभा सीटें हैं उतनी देश के लगभग आधे राज्यों की कुल लोकसभा सीट नहीं है। अगर राज्यवार हम देखें तो 16 सीटों पर चुनाव हो चुका है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ सेंस आपको नजर आया विकास, जब आपने दौरा किया? देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो यहाँ गठबंधन का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो सीट आरएलडी के पास है और उसका जो परंपरागत वोटर है, तो वो बिल्कुल सोच नहीं रहा है कि उसे करना क्या है, उसके लिए मुद्दे क्या हैं, एजेंडे क्या हैं, प्रत्याशी क्या है, वो बिल्कुल इस बात को तय नहीं कर पा रहा है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो नलका जहाँ है वहाँ हमारे लिए ठीक है। उसी तरीके से जो बीजेपी का कोर वोटर है या बीजेपी के समीकरण में, बीजेपी के खांचे में जो लोग बैठ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो हमारा समीकरण जहाँ है, जहाँ जातीय समीकरण है, यानी उसको कह सकते हैं जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इन लोगों ने अपनाया है, तो उसका असर साफ तौर पर इस पश्चिम में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक निराशाजनक स्थिति ये दिखाई दे रही है कि जो उम्मीद की जा रही थी कि लोग घरों से निकलेंगे और वोट डालेंगे, मत प्रतिशत पहली बार से ज्यादा होगा। खासतौर पर अगर गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो पिछले 2019 में 56% के आसपास कुल मतदान रहा था, पूरे सिर्फ गाजियाबाद की बात अगर करें लोकसभा क्षेत्र की। और अभी तक क्या देखें, जिस बूथ पे मैं मौजूद हूं, जितने आंकड़े मैं अभी जुटाया हूं, तो शायद ही इस बार उस आंकड़े को छू सके। उसके पीछे एक जो दिन भर घूमने के बाद जो मैं कारण समझ पाया हूं कि शुक्रवार को यह मतदान हो रहा है, तो शनिवार रविवार आगे 2 दिन की छुट्टी है, तो बहुत सारे जो हाई राइज में रहने वाले लोग, सोसाइटीज का इलाका यहाँ ज्यादा है, तो लोग छुट्टी मनाने चले गए हैं। वहीं अगर गाजियाबाद के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो लोनी और धौलाना का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में मतदान ठीक है, लेकिन शहरी क्षेत्र में ठीक नहीं है, कम हो रहा है, मतलब लोग बाहर चले गए। ठीक है, मोहित राज दुबे, आपसे समझना चाहूंगा, एक लगातार सवाल, चर्चा लगातार होती रही कि देखिए साहब, जैसे ही वायनाड में वोट पड़ेंगे वैसे ही कांग्रेस पार्टी ऐलान कर देगी कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्या वाकई इस रणनीति पर कोई काम करेगी अब कांग्रेस पार्टी, तब जबकि वायनाड में वोट डाले जा चुके हैं और वायनाड में भारतीय जनता पार्टी अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रही है? क्या कांग्रेस को इस बात का अंदेशा है, इस बात का खौफ है, डर है?
नहीं, देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको मुद्दा बनाया था और कहा था कि राहुल गांधी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वायनाड की पोलिंग खत्म होगी, मतदान वहां पे खत्म होगा और राहुल गांधी की पार्टी ऐलान कर देगी कि चलिए अमेठी में चुनाव लड़ा जाए। तो ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से आपको मैं बता दूं कि अभी भी रणनीति राहुल गांधी को लेकर बनाई गई है कि अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़वाया जाएगा। रायबरेली में अभी प्रियंका गांधी का नाम तो चल रहा था, लेकिन एक और नाम वहां पे आया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे हमारे सूत्रों ने पुख्ता तौर पे बताया है कि राहुल गांधी की एक्टिंग अमेठी के भीतर काम कर रही है, वहां पर जो कैंपेन को लेकर लगातार वहां पे काम करती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दूं कि किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार के पुराने विश्वस्त वो रहे हैं, वो लगातार अमेठी और रायबरेली में काम कर रहे हैं। इसका मतलब सीधे तौर पर ये तो मतलब इंतजार आज की वोटिंग का ही कर रही थी कांग्रेस पार्टी। मोहित, सदस्य अमेठी रायबरेली को नहीं छोड़ सकता है और आज की वोटिंग का इंतजार कर रही थी कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस इस रणनीति में कहीं ना कहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ये बात तो नहीं कही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी हम बताते चले कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति हमेशा से रही है। और राहुल गांधी से जब ये सवाल पूछा गया है कि क्या आप अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो उनका सीधे तौर पर हमेशा से यही कहना रहा है कि जो है पार्टी तय करेगी, सीईसी केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी कि मुझे अमेठी से लड़ना है कि नहीं लड़ना है। ठीक है मनोज सर, लेकिन आपने मुद्दों का जिक्र तो शुरुआत में किया। सर, मैं अगर दक्षिण को पहले आपसे समझना चाहूंगा, आपको लगता है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी ताकत इस बार झोंकी है, जिसका जिक्र अभी राहुल देव सर भी कर रहे थे, हो सकता है कि केरल में कुछ चौंकाने वाले नतीजे आ जाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वोट प्रतिशत के लिहाज से या सीट के लिहाज से, या दक्षिण भारत के बाकी राज्यों में भी? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, तमिलनाडु और केरला की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को सीटों के टर्म्स में वहाँ कुछ हासिल नहीं होगा। तमिलनाडु की अगर, जैसे तमिलनाडु में तो इलेक्शन पूरा हो चुका है, वहाँ जो दो पार्टियां हैं डीएमके और एआईएडीएमके, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ हैं, उनका कैडर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बीजेपी का तो जहाँ मेन एम वहाँ यही है कि एआईएडीएमके, क्योंकि अब जयललिता वहाँ नहीं है, उनकी डेथ हुए हुए 8 साल हो चुके हैं, तो उसके बाद वो पार्टी थोड़ी वीक होगी और उसका जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा शिफ्ट नहीं होगा कि उसको वो सीटों में इस बारी कन्वर्ट हो। केरला की अगर हम बात करें तो एक का सीट में लगता है कि बीजेपी को लगता है कि वो अच्छी फाइट दे रही है, लेकिन बीजेपी को भी मालूम है कि वहाँ परसेंटेज ऑफ वोट जब भी 19-20% अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सीट मिलने के चांसेस वहाँ काफ़ी ठीक है। अगर राजस्थान की बात करूं, राहुल सर, आपको लगता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूंकि पाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, 2 बार से आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं, खोने के लिए बहुत कुछ है, कांग्रेस पार्टी के लिए एक संभावना यहां पर नजर आती है, खासकर कुछ सीटों का जिनका जिक्र लगातार होता रहा है पहले? निश्चित रूप से राजस्थान में इस बार बहुत रोचक होगा। ये तो तय है कि पिछली बार की तरह उसी प्रतिशत का और उतनी ही सीटों का बने रहना बहुत मुश्किल है। कुछ कमी तो निश्चित आएगी। कुछ सीटों के बारे में हमें मालूम है कि वहां पर मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा है, बीजेपी के लिए संकट है। बाड़मेर की एक स्थिति बहुत हम जानते हैं, बाकी जगह भी जैसे राजपूतों में वहां पर जो नाराजगी है वो किन किन क्षेत्रों में, किन चुनाव कॉन्स्टिट्यूंसीज में कितना असर डालेगी, ये राजस्थान के विशेषज्ञ जानते हैं। लेकिन कम से कम 5-6 जगह तो इसका सीटों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। और पूरी कोशिशों के बावजूद बीजेपी अभी राजपूतों को अपनी ओर उनको मना नहीं पाई है, हम कहें पूरी तरह से। तो इस बार कांग्रेस की उम्मीदें अगर राजस्थान से हैं तो वो अकारण नहीं है, उनका एक आधार है। ठीक है एनके सर, एक चर्चा जो हर चुनाव में लगातार होती है वो इस दूसरे चरण के दरमियान भी हो रही है कि देखिए साहब, अगर इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ गया है तो इसका मतलब नतीजे के लिहाज से क्या होगा? क्या मतदान का प्रतिशत का बढ़ना सत्ता में वापसी है? क्या वोट प्रतिशत का घटना सत्ता से हटना है? क्या वाकई इन सब बातों का कोई मतलब है या ये मिथक हैं जो अब खत्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। ये हुआ करता था जब 1975 वगैरह में इमरजेंसी लगी, उस समय के दौर में ये होता था तो या तो कांग्रेस को हटाने के लिए वोट पड़ते थे या कांग्रेस दोबारा जब आती थी तो सिंपैथी वोट पड़ते थे 84 में जैसे। तो ये उस समय के फेज हुआ करते थे। आज आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि हाई टर्नआउट से किसका फायदा होगा, या ये भी नहीं कह सकते कि वेस्ट बंगाल में बहुत हाई टर्नआउट है तो उनके लोगों को, वोटर को प्रजातंत्र में ज्यादा विश्वास है और बिहार में कम है तो कम है। ये ऐसा है नहीं। वो जैसे वेस्ट आप साउथ इंडिया देखिए, साउथ इंडिया बेटर एडमिनिस्ट्रेटेड रहा है,
ह्यूमन डेवलपमेंट पे हमेशा बेटर रहा है। केरला को देख लीजिए, तमिलनाडु को देख लीजिए, कर्नाटक को देख लीजिए। तो चूंकि वहां पे स्टेट ऑपरेटर से लेके उस तरह की नाराजगी नहीं होती है, तो आमतौर पे आदमी कभी कभी सुस्त हो जाता है। लेकिन अगर वो मैसेज, जैसे मनोज जी ने एक बात सही कही कि अभी जो फेजेस हैं उसमें केरला में बीजेपी की स्थिति ऐसी नहीं है कि इलेक्टोरल गेन को वो सीट में कन्वर्ट कर पाए। वो बिल्कुल सही है कि 18 से 20% वोट आएंगे, लेकिन इससे आपको सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और यही आपको याद होगा कि कई राज्य ऐसे रहे जहां पे बीजेपी को बहुत समय तक 18-20% वोट मिलते रहे, सीटें नहीं मिलती थी। तो वही स्थिति केरल में होगी, कर्नाटक, तमिलनाडु में होगी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अगर आप इस समय देखें कि टर्नआउट बढ़ रहा है, तो पिछले जो 7 दिनों में जिस तरह हाई पिच पे मोदी और उनकी मशीनरी ने इश्यूज को टेकअप किया है, और भले उसके नैतिकता हो सकती है कि इशू गलत है, अर्धसत्य बोला है, वो सब हो सकता है, लेकिन अगर उसने कन्विंस किया है तो टर्नआउट बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ा है तो मोदी जी को शायद तीसरे फेज के लिए फिर से इश्यूज बदलने पड़ेंगे, क्योंकि शायद वो वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मनोज सर, आपको लगता है कि ये 2 चरण तो बीत गए, लेकिन जो असली लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की, वो अब आने वाले चरणों में दिखेगी? क्योंकि अभी आधा मध्य प्रदेश बचा है, आधे से ज्यादा महाराष्ट्र बचा है, 80% बिहार बचा है, लगभग 80% उत्तर प्रदेश बचा हुआ है, और जो उत्तर भारत की जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, ये तमाम राज्य बचे हुए हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर बीजेपी का टारगेट इस बारी 400 का है, या फॉर दैट मैटर अगर पिछले जैसे उनकी पहले 303 सीटें थी, अगर उसको भी उन्हें रिटेन करना है, तो हर फेस में उनको बहुत अच्छे से इलेक्शन फाइट करना पड़ेगा। और मैं ये एन के सिंह और वो राहुल देव जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि कांग्रेस के पास बीजेपी का काउंटर नहीं है। बीजेपी ने जब कोर्स करेक्शन किया, इसका जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स जब फर्स्ट फेज 1 के बाद चेंज किया, तो बीजेपी के पास काउंटर नहीं है। तो काउंटर की तो आप बात छोड़िए, सैम पिट्रोडा ने तो सेल्फ गोल करने वो इसमें किए हैं। तो कांग्रेस के पास, अगर कांग्रेस ऐसे ही डायरेक्शनलेस रही, और अगर बीजेपी क्योंकि बीजेपी की मशीनरी बहुत बड़ी है और वो बहुत इफेक्टिव तरीके से अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, तो अगर वो उसी तरीके से कन्वे करते गए, तो मेरे को लग रहा है कि बीजेपी के लिए आने वाले फेसेस भी में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। मोहित, जो बात मनोज सर कह रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी संगठन भी इस बात को समझ रहा है कि सैम पित्रोदा 2024 में 2014 के मणिशंकर अय्यर बन चुके हैं हमारे लिए? नहीं, बिल्कुल मनोज सर ने जो बात कही है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है, और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इस पर आत्ममंथन, आत्मचिंतन करनी चाहिए कि अमेरिका में बैठ के किस तरीके से सैम पित्रोदा चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। एक बड़े नेता से मेरी बातचीत इस मसले पे हुई, उनका ये कहना था, उन्होंने कहा था कि आप शिकागो में बैठ के इस तरीके की बात करके देश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मेहनत पे पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। ये कोई टॉपिक नहीं है। मनोज सर ने जो बात अभी कही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो साधन संसाधन और जो मशीनरी है उसका कोई तोड़ नहीं है। कांग्रेस के पास वो मशीनरी नहीं है, वो साधन संसाधन नहीं है, वो एक बात को जो है आगे तक पहुंचाने में उनके पास वो साधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई बात करते हैं तो पूरा देश सुनता है। तो वैसे में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सैम पित्रोदा के बयान के बाद झटका लगा है। ठीक है, लेकिन विकास, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या आगे के तमाम फेजेस के लिए? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सनातन का सम्मान और इसके साथ साथ विकास, या इन तीनों के अलावा कुछ और भी है जो अभी खजाने में बचा हुआ है प्रचार के? देखिए, अगर बीजेपी नेताओं से और उनके रणनीतिकारों से अगर बात की जाए, अगर चुनाव के मुद्दे और एजेंडे पर चर्चा की जाए, तो वो सिर्फ विकासवाद की बात करते हैं। लेकिन जब भी चुनावी सभा में जाते हैं, चुनावी मंच पर उतरते हैं, तो क्या मुद्दे हैं और क्या एजेंडे हैं वो बिल्कुल सामने क्लियर हैं। क्योंकि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है या धर्म का जो उनका एजेंडा है, हिंदुत्व का जो मुद्दा है, वो उनका कोर एजेंडा है, कोर इशू है, उससे वो बिल्कुल अलग हट नहीं सकते। और जैसे ही उससे मिलता जुलता कोई मुद्दा मिलता है तो तपाक से लपक लेते हैं और उसको फिर से भुनाने की कोशिश करते हैं। और आप देखें कि जैसे ही सैम पित्रोदा का बयान आया, उससे किस तरीके से बड़ी खूबसूरती के साथ बीजेपी के नेताओं ने और खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व से उसे जोड़ दिया और मंगलसूत्र से उसे जोड़ दिया और उस मुद्दे को उठाया और बिल्कुल पूरा मामला ही घूमता हुआ नजर आया और घूम गया है। तो बीजेपी की रणनीति शुरू से रही है और मौके का फायदा उठाने में बीजेपी के नेताओं की कोई शानी इसमें नहीं है। तो यहाँ पर कांग्रेस कमजोर साबित हुई है और यहाँ बीजेपी उन्हीं के हथियार से उन पे हमला करती हुई नजर आ रही है। उनके ही मैनिफेस्टो से मुद्दे को उठा लिया गया, उनके ही नेताओं के बयान को उठा लिया गया और क्या आपको लगता है कि इसी
चुनावी एजेंडे को और ज्यादा अग्रेशन देगी आने वाले चरणों में भारतीय जनता पार्टी? हाँ देखिए, अगर आज वोटिंग परसेंटेज अगर कम नहीं होता है, अगर भले ही बढ़े ना, अगर 2019 के इक्वल भी अगर पहुंच जाए, तो मुझे लगता है कि बीजेपी इसी एजेंडे को आगे लेके जाएगी। क्योंकि आप अगर आज भी पीएम की स्पीच देखें तो ये एजेंडा उसमें बिल्कुल साफ दिखता है। मतलब राम मंदिर की भी बात होगी, सनातन पर खतरा है, इसका जिक्र भी होगा विकास के साथ साथ। मनोज सर। हाँ जी, हाँ जी।